हेलो बच्चों, मैं हूं शशि सर और हम क्लास 11th की फिजिक्स को पढ़ने चल रहे हैं। क्लास 11th की फिजिक्स में हम लोग जो है पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, जितने भी चैप्टर इसमें दिए गए हैं, और उसके डिटेल्ड वीडियो हम आपको लेके आएंगे, साथ ही साथ सॉल्यूशंस और डीपीपी भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज हमारा जो हमारा चैप्टर है वो वेक्टर से रिलेटेड है। आप यूँ कह सकते हैं कि वो चैप्टर ही वेक्टर है। चैप्टर का जो नाम होता है वो वेक्टर चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस आप बस इतना समझिए कि क्लास 11th है या यूं कहें कि क्लास 12th की फिजिक्स अगर आपको ठीक ठाक से जाननी है और क्लास 11th की फिजिक्स पूरी जाननी है तो ये चैप्टर आपको आना बहुत जरूरी है। अगर ये आपको वेक्टर चैप्टर नहीं समझ में आ रही है या फिर इसके एनालिसिस आप नहीं कर पा रहे हैं, इसको आप एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो समझिए कि फिर आपको फिजिक्स क्लास 11 की नहीं आने वाली है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा इस चैप्टर को। आइए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले जब वेक्टर को पढ़ते हैं हम, तो वेक्टर को पढ़ने के पहले हमें दो चीजें जाननी होती हैं जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, दो चीजें जाननी होती हैं जिसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हम बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम बोलते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी में अगर आपने यूनिट और डायमेंशन चैप्टर पढ़ा होगा तो यूनिट और डायमेंशन चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटी के हमें टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़े होंगे। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहली जो होती है फंडामेंटल होती है, फंडामेंटल। ठीक है, दूसरी जो होती है डेराइव्ड होती है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और जो तीसरी होती है वो होती है हमारी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन हम फिजिकल क्वांटिटी का एक टाइप और भी जानते हैं, एक टाइप हम और भी जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी जब हम दूसरी टाइप पढ़ रहे होते हैं तो हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है। सबसे पहला जो होता है वो होता है वेक्टर, ठीक है, और दूसरा होता है स्केलर। बेसिक जो है हम दो वेक्टर और स्केलर के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तीसरी एक टेंसर क्वांटिटी भी होती है, लेकिन वो क्लास 12th में आप कहीं यूज करोगे, टेंसर क्वांटिटी होती है, टेंसर क्वांटिटी होती है। लेकिन ये क्लास 12 जब पढ़ोगे तो उसमें आपको जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होगे उसमें होता है टेंसर क्वांटिटी। बस हम अभी पढ़ेंगे दो टाइप की क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी होते क्या है, आपने जब स्केलर पढ़ा होगा तो इसमें ये पढ़ा होगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, जिसका मतलब होता है परिमाण, हिंदी में इसको परिमाण बोलते हैं। और स्केलर क्वांटिटी में बस मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे होते हैं, डायरेक्शन की बात जो है हम नहीं करते, यानी हम किसी दिशा का बात इसमें नहीं कर रहे होते हैं। इसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। वहीं पे जब हम वेक्टर क्वांटिटी पढ़ रहे होते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी में आपका मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और साथ ही साथ वेक्टर भी होता है, सॉरी डायरेक्शन, डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब कि इसमें परिमाण होता है, परिमाण होता है, और साथ ही साथ इसमें दिशा भी हो रही होती है। जिस भी क्वांटिटी में हम परिमाण और दिशा दोनों की बात करते हैं उसको हम वेक्टर बोल देते हैं, और जिसमें हम सिर्फ परिमाण की बात करते हैं उसको हम स्केलर बोलते हैं। तो इतना देखिए, हम बहुत कम समय में आपको ये हम एक पिछला चैप्टर रिवीजन करा रहे हैं जिसमें आप यूनिट और डायमेंशन पढ़े होंगे, उसमें आपने ये पढ़ा होगा वेक्टर और स्केलर। अब हम इसी वेक्टर को हम बहुत ही अच्छे तरीके से, या हम यूं कहें कि पूरे इसके एनालिसिस को हम समझेंगे कि वेक्टर काम कैसे करता है, इसका हम एप्लीकेशन कैसे कर रहे होते हैं, या फिर हम किसी भी क्वांटिटी में इसको यूज कैसे करते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए हमने आपके लिए एक लेक्चर लाया जिसको हमने क्या नाम रखा है, स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर के बारे में चलिए हम आगे समझते हैं कि ये होता कैसे है। तो सबसे पहला जो हमारी टॉपिक है वो है क्या, व्हाट इज स्केलर। ठीक है, व्हाट इज स्केलर। स्केलर को हिंदी में बोलते हैं
अदिश राशि, अदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अदिश राशि। तो यूं कहें कि वो अदिश राशि क्या होती है, तो अदिश राशि क्या होती है, चलिए हम समझते हैं। देखिए डेफिनेशन लिखा गया है कि a scalar is a physical quantity, a scalar is a physical quantity that has only magnitude, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम बोलते हैं अदिश राशि, या फिर कह सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी हमने आपको बताया क्या, स्केलर क्वांटिटी को हम अदिश राशि बोल रहे होते हैं। तो अदिश राशि वह राशि होती है जिसमें हमें सिर्फ परिमाण का बोध होता है, या कह सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी जब फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ परिमाण होता है उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एग्जाम्पल हम समझेंगे, अभी एग्जाम्पल आगे लेंगे हम समझेंगे, बस आपको ये समझिए कि वो क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, उनके पास दिशा का कोई भी हम बात नहीं कर रहे होते, यानी उसके पास दिशा नाम की कोई चीज नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये अदिश राशि बोलते हैं। कुछ इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे मास मतलब द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान, द्रव्यमान की हम बात करें तो द्रव्यमान एक जो है स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी होने का मतलब क्या हो गया कि जैसे मास को हम, अगर हम अर्थ की बात करें यानी पृथ्वी की बात करें, या फिर हम मून की बात करें, दो हम बात कर लेते हैं बस, अर्थ की बात करते हैं या मून की बात करते हैं, तो अगर हम किसी 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को, भार नहीं समझिएगा, द्रव्यमान, भार और द्रव्यमान में अंतर होता है। 5 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु को अगर हम अर्थ पे उसका हम वेइंग मशीन से वेट करते हैं और हमें 5 किलोग्राम मिलता है, अगर हम उसी वस्तु को मून पर ले जाते हैं और वेइंग मशीन पर हम देखते हैं, जिसपे हम, जो हमें द्रव्यमान का जानकारी दे, उस पर भी हमें सिर्फ वो 5 किलो ही नजर आएगा। इसका मतलब है कि किसी भी डायरेक्शन में या किसी भी जगह पे ले जाने के बाद जो मास की अगर वैल्यू नहीं बदलती है, यानी मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है, इसको हम या फिर वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, वैल्यू भी एक वर्ड में बोलते हैं मैथमेटिक्स में, मैग्नीट्यूड फिजिक्स में बोल रहे होते हैं, जिसका मतलब परिमाण होता है, आप नोट कर लीजिएगा, इसका मतलब परिमाण होता है। ठीक है, जो नहीं बदलता है उसको हम बोलते हैं मास। मतलब जगह बदलने पे या दिशा बदलने से अगर इसकी परिमाण यानी वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड नहीं बदलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। दूसरा लेंथ। ठीक है, लेंथ का मतलब होता है लंबाई, लंबाई। अब जैसे 1 मीटर आपने, अगर अपने घर पे कोई सामान को 1 मीटर मेजर किया, अब उसको कहीं भी आप लेके चले जाइए, किसी भी दिशा में लेके चले जाइए, अर्थ पे जाइए या किसी और प्लेनेट पे जाइए, उसकी 1 मीटर की लंबाई 1 मीटर ही रहेगी, जो स्टैंडर्ड आपने सेट करके अपने अर्थ पे रखा हुआ है, वो नहीं बदलने वाली है। ऐसे क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। वो लेंथ भी आपको उसी में आ रही होती है। तीसरा टाइम। टाइम किसी भी जगह पर किसी भी डायरेक्शन में जाने के बाद टाइम नहीं बदलती है, टाइम एक कांस्टेंट होती है, टाइम हमेशा आगे की तरफ बढ़ती रहती है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड या मिली सेकेंड की बात करें, नैनो सेकेंड की बात करें, तो हमेशा वो आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। कभी भी डायरेक्शन बदलने से या जगह बदलने से टाइम की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आता है, या उसके बदलाव में जो उसका एक चेंजेस है उसमें कोई मतलब ना तो हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं। अलग बात है कि लाइट की स्पीड में जाने के बाद हम इसको स्लो डाउन कर सकते हैं, बट वो एक हाइपोथेसिस है, अभी ऐसा उसमें कोई हम अचीवमेंट नहीं पाए हुए हैं। तो टाइम को हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। टेम्परेचर। टेम्परेचर जिसकी एसआई यूनिट केल्विन होती है, आप एसआई यूनिट को भी देखते चलिएगा, जो मास होता है उसकी एसआई यूनिट किलोग्राम होती है, ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। दूसरा लेंथ होता है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तीसरा जो टाइम है उसकी एसआई यूनिट सेकंड होती है। उसके बाद टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो केल्विन होती है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम, आयतन की बात कर रहा है, मीटर क्यूब जो इसकी एसआई यूनिट होती है। और उसी तरीके से डेंसिटी मतलब घनत्व, घनत्व जो होती है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये भी जो है स्केलर क्वांटिटी होती है। डायरेक्शन बदलने से या जगह बदलने से डेंसिटी नहीं चेंज होती है, ना ही वॉल्यूम चेंज होती है, ना ही टेम्परेचर चेंज होती है। ऐसे बहुत सी क्वांटिटी होती है, ये तो हमने आपको 6 एग्जांपल दिए हुए हैं। ऐसे बहुत सी क्वांटिटी होती है जो जगह बदलने पे, उनके डायरेक्शन बदलने से उनकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आ रहे होते हैं। ऐसे क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ऐसे क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है।
याद रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी में जगह बदलने से या डायरेक्शन बदलने से उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा होता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए लेंथ है, एक कार की लेंथ, जैसे सपोज कार की लेंथ जो है यहां से यहां तक 4.5 मीटर हमने दिया हुआ है ये। तो लेंथ क्या हो गया, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ठीक है ना, भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटी को हम भौतिक राशि बोलते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, हम आपके लिए भी समझाते चलेंगे। इसका मतलब होता है भौतिक राशि, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई हिंदी में समस्या आती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसके लिए हम आपको और भी तरीके से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब हमने आपको बताया परिमाण, परिमाण, ठीक है। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या हो गई, लेंथ हो गई है, मतलब जो इसकी लंबाई है उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और कितनी लंबाई है जब उसकी हम बात कर रहे थे तो उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, यानी परिमाण बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, लेंथ की ये बात हो गई और ये क्या हो गया आपका परिमाण की बात हो गई है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी हो गई है। अब इस 4.5 को अगर हम उस साइड से मेजर करें इस कार को तो 4.5 ही आ रहा होगा, मतलब डायरेक्शन बदल गया या जगह बदल गई। इसका मतलब नहीं हो गया कि इधर 4.5 आया इसको उठाकर उस साइड ले गए तो 4 आ गया या 5 आ गया। 4.5 ही लंबाई आ रही होगी अगर इसी कार की हम मेजरमेंट कर रहे होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। जैसे टेम्परेचर देखिए, ये थर्मामीटर है, इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर है ये। इसमें देखिए टेम्परेचर 36.8 दिख रहा है। किसी भी हमने एक कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का हमने ये टेम्परेचर मेजर किया हुआ है तो 36.8 डिग्री सेल्सियस जो है इसमें आया हुआ है। तो 36.8 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण हो गया। और टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है ये आपकी क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई है। बहुत आराम से समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आती रहे बातें। आगे जैसे टाइम है, टाइम दिख रहा है 12.76 सेकंड, ये जो है सॉरी 12 बजकर इसमें सेकंड की टाइम लैप्स की बात कर रहा है 12.76 सेकंड जो है हमने इसमें टाइमर को मेजर किया हुआ है। तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। और ये टाइम क्या हो गई है, टाइम आपकी फिजिकल क्वांटिटी हो गई है, ठीक है। ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी हो गई है। चैप्टर नंबर 1 में आपने ये सारी चीजें पढ़ा होगा अच्छे से। उसके बाद हमारी बात होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेक्टर, जिसके लिए हमारा इंतजार था, हम जिस चैप्टर को पढ़ने चल रहे थे। वेक्टर ही सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास 11th में सारे इस चैप्टर को समझने के लिए। इवन हम कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट जो है फिजिक्स 1 जो है एनसीईआरटी की फिजिक्स 1 में जो भी चैप्टर दिए गए हैं उनको समझने के लिए आपको वेक्टर आना बहुत जरूरी है। आप कोई भी चैप्टर, चाहे आप सेंटर ऑफ मास पढ़ लो, चाहे ग्रेविटेशन पढ़ लो, इवन कोई भी आप पढ़ लो, पहला मतलब फर्स्ट चैप्टर से लेकर के और फर्स्ट बुक में जो भी चैप्टर दिए गए हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड के लिए भी है, लेकिन फर्स्ट की बात करें फर्स्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वेक्टर, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, समझ में आपको आएगा। बहुत लंबा वीडियो हम नहीं बनाएंगे ताकि आपको जो है समझने में तकलीफ ना हो एक ही दिन में। तो सबसे पहले वेक्टर की हिंदी बता दें। वेक्टर को बोलते हैं अदिश राशि बोलते हैं, सॉरी सदिश राशि बोलते हैं, ठीक है। सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि बोलते हैं। सदिश राशि बोलने का मतलब क्या हो गया कि इनके पास मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी होता है और प्लस डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होता है, मतलब क्या हो गया कि इनके पास परिमाण भी होता है और प्लस दिशा भी होती है, यानी दिशा बदलने से इनके परिमाण में परिवर्तन आ सकता है, ये कह सकते हैं हम। तो इन दोनों क्वांटिटी को मिलाकर जो क्वांटिटी बनती है उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, यानी सदिश राशि बोलते हैं। सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे होते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा रही होती है। ऐसे हम क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। डेफिनेशन देखते हैं, तो डेफिनेशन जो है इसका ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन जो है कि अ वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी या फिर सदिश राशि बोलते हैं। सदिश राशि वह राशि होती है जिसमें परिमाण भी होता है
और दिशा भी होती है। ध्यान सुनिएगा, सदिश राशि वो राशि होती है जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। ऐसे राशि को हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे पोजीशन, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेग, ठीक है, एक्सेलरेशन, त्वरण, सारी चीजें क्या होती हैं? चैप्टर नंबर अब जो हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन, तो उसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे कि पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ठीक है, संवेग, संवेग और फोर्स, बल, ऐसी क्वांटिटी जो आपको दिख रही है, ऐसे तो बहुत होती है, बहुत क्वांटिटी ऐसे होती है, लेकिन हमने 6 एग्जांपल आपको लिए हुए हैं कि पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम और फोर्स, ये सारी क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आइए एक एक करके हम समझते हैं। जैसे ये एक आपको अमेरिका का जो है मैप दिख रहा है, अमेरिका का मैप है ये, इसमें एक सिटी है ये आपका कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया सिटी है, और ये जो सिटी दिख रही है वो नॉर्थ कैलिफोर्निया दिख रही है। ठीक है, अमेरिकन ये मैप है, इसमें जो है आपको कैलिफोर्निया और नॉर्थ कैलिफोर्निया, तो कह रहे हैं कि पोजीशन ऑफ कैलिफोर्निया फ्रॉम नॉर्थ कैलिफोर्निया इज 3600 किलोमीटर। मतलब यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है, कह सकते हैं डिस्टेंस, या डिस्टेंस की बात करें हम सीधे, डिस्टेंस क्या है, या हम इवन कह सकते हैं इसको एक नए क्वांटिटी समझिएगा, डिस्प्लेसमेंट। अभी आपने पढ़ा नहीं है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 3600 किलोमीटर की है। ठीक है, लेकिन अगर हम कैलिफोर्निया में खड़े होकर कहें कि नॉर्थ कैलिफोर्निया जो है 3600 किलोमीटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3600 किलोमीटर किधर? 3600 किलोमीटर इधर, इधर भी हो सकता है, 3600 किलोमीटर ऊपर भी हो सकता है, 3600 किलोमीटर चारों डायरेक्शन में, 360 डिग्री हम बात करें तो 3600 किलोमीटर कहीं भी हो सकता है। जैसे हम आपको और समझाएं डिटेल में, 3600 किलोमीटर, जैसे मान लीजिए कि 3600 किलोमीटर हम कहते थे इधर भी बोल सकते हैं, इधर भी बोल सकते हैं, यहाँ 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 भी बोल सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं 3600 किलोमीटर। लेकिन तो इसका मतलब क्या कि हम नॉर्थ है कैलिफोर्निया को हम, सॉरी कैरोलिना है ये सिटी, कैरोलिना को क्या हम ये बता पाएंगे कि 3600 किलोमीटर किधर है? ये नहीं बता पाएंगे। उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि किस दिशा में है। जब हम दिशा की बात कर लिए, ठीक है, जब हम दिशा की बात कर लिए और हम यहाँ पे बता दें कि जैसे हम समझिए हमारा ये हो गया, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ साउथ है, ईस्ट वेस्ट है। उसके लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मैप के अकॉर्डिंग, नहीं तो आपको समझने में थोड़ी परेशानी हो जाएगी। इस कंडीशन में हमें जो है नॉर्थ को यहां बनाना पड़ेगा, नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट। ठीक है, ऐसे बनाना पड़ेगा अपने को। अब देखिए ये जो पॉइंट है कैलिफोर्निया, और यहाँ पे जो है नॉर्थ है कैरोलिना है, 3600 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर हमें उसके पॉइंट बतानी पड़े कि कहाँ पे वो स्थित है, ठीक है, तो हम ये बताएंगे कि वेस्ट डायरेक्शन में 3600 किलोमीटर जो है नॉर्थ कैरोलिना है। और नॉर्थ कैरोलिना से अगर हम खड़े होकर के बोलें कि कैलिफोर्निया किधर है, तो कैलिफोर्निया क्या मतलब हो गया कि हमसे ईस्ट डायरेक्शन में जो है कैलिफोर्निया 3600 किलोमीटर है। तो जब हम डायरेक्शन की बात कर दिए, हमने क्या कहा था 3600 किलोमीटर, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, ये आपका क्या है? मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और वेस्ट देखिए ये क्या है? आपका डायरेक्शन है, डायरेक्शन है। तो जहां पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मतलब दिशा और परिमाण दोनों की बात हो रही होती है, ऐसे क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और जब हम किसी पॉइंट को बता रहे थे, किसी लोकेशन को बता रहे होते हैं, तो ऐसे क्वांटिटी को हम एक नए नाम जानते हैं, पोजीशन के नाम से।
कि हम कह सकते हैं कि नॉर्थ कैरोलिना का पोजीशन किधर है या फिर कैलिफोर्निया का पोजीशन किधर है नॉर्थ कैरोलिना से। तो अगर हम किसी एक पॉइंट से, सपोज आप इतना समझ लीजिए कि अगर हम वाराणसी में खड़े हो गए और वाराणसी से हम बात करें कि हमसे जो है ये पटना कितनी दूरी पे है, तो हम क्या बात करेंगे कि हमसे पटना जो है 200 किलोमीटर ईस्ट की तरफ है। ठीक है, अगर हम सिर्फ बात करते हैं 200 किलोमीटर है, तो 200 किलोमीटर किधर है, 200 किलोमीटर बात कर सकते हैं प्रयागराज से थोड़ा सा आगे बात कर लेंगे, लेकिन उधर पटना नहीं पड़ेगा। तो पटना को एग्जैक्ट बताने के लिए हमें डायरेक्शन बताना पड़ेगा, मतलब उसकी पोजीशन को बताने के लिए हमें डायरेक्शन बताना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए हम कहेंगे कि हमसे 200 किलोमीटर टुवर्ड द ईस्ट है, मतलब पूर्व दिशा में 200 किलोमीटर दूर स्थित पटना है। ठीक है, तब जाके हम पोजीशन को डिफाइन कर पाएंगे अच्छे से। तो पोजीशन को क्या कहेंगे, पोजीशन आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। जैसे डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, अब डिस्प्लेसमेंट ये आपका यूएस से है, यहाँ पे आपका चाइना है। ठीक है, तो यूएसए और चाइना के बीच जो निम्नतम दूरी होती है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मान लेते हैं 11,600 किलोमीटर की जो दूरी है वो अमेरिका और चाइना की है। तो 11,600 किलोमीटर किधर, ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट की तरफ है, इसलिए हम कहेंगे कि अमेरिका से चाइना 11,600 किलोमीटर पूर्व दिशा में है। तो जहां पे हमने डायरेक्शन की भी बात कर लिया और हमने मैग्नीट्यूड की भी बात कर लिया, जब इन दोनों क्वांटिटी को हमने डिस्प्लेसमेंट बोला तो कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट भी है और इसमें डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट यानी दिशा और परिमाण दोनों की जब हम बात करेंगे तो ऐसे क्वांटिटी को हम डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज आपको यही है कि वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज ना देखिए कि वेक्टर को लिखा कैसे जाता है। वेक्टर को लिखने के लिए आपको बुक में अलग अलग चीजें दी गई होती हैं। सबसे पहली बात, वेक्टर को सबसे साधारणता लिखा जाता है ना, मान लीजिए कोई एक वेक्टर ए है, अगर इसके ऊपर हम एक डायरेक्शन एक एरो लगा देते हैं। ठीक है, अगर हम एक एरो लगा दिए तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे वेक्टर ए। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे वेक्टर ए। अगर ऊपर एक एरो लगा दिया, एरो का डायरेक्शन हमेशा इसी दिशा में रहेगा। अलग बात है कि आपकी क्वांटिटी की डायरेक्शन कुछ बदल जाए, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन का एक अपना तरीका होता है। दूसरा जो तरीका है रिप्रेजेंटेशन का कि हम थोड़ा सा बोल्ड लिखते हैं उसको, थोड़ा सा एनसीईआरटी के बुक देखोगे तो उसमें देखो आपको कई वर्ड बोल्ड लिखे गए होंगे। ठीक है, बोल्ड मतलब थोड़ा सा मोटा। अगर ऐसा लिखा गया है तो फिर भी इसको हम वेक्टर ए पढ़ेंगे। वेक्टर ए मतलब कहेंगे कि इसमें जो है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की बात की जा रही है। तरीके और भी होते हैं, एक ऊपर कैप लगा दिए। ठीक है, जहां पे कैप लगा होता है इसको कैप बोलते हैं, टोपी भी पहना देते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो 1 होता है। इसका काम सिर्फ होता है क्या, डायरेक्शन देना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देने का काम होता है। ऐसे को हम वेक्टर या एक कैप बोलते हैं। इन दोनों को हम वेक्टर बोल रहे होते हैं। एनसीईआरटी की बुक में आप मैक्सिमम जगह देखोगे कि यहाँ पे बोल्ड लिख करके दिखा गया है। तो बोल्ड लिखा गया है इसका मतलब क्या हो गया कि वेक्टर लिखा गया है। तो जहां भी बोल्ड देख लेना आप समझना कि वो वेक्टर की बात की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। अब देखिए वेक्टर को दिखाने के लिए एक हम सीधी लाइन खींचते हैं, जो भी आपकी क्वांटिटी रहेगी, क्वांटिटी के लिए हम एक लाइन खींचेंगे, उसमें एक एरो बनाएंगे। ठीक है, ये आपका एरो बनाएंगे। जो एरो बनाएंगे ये डायरेक्शन उसी दिशा में रहेगा जो डायरेक्शन आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, इसको हम हेड बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में सिर बोलते हैं, सिर बोलते हैं, सिर। ठीक है, इसको हेड बोलते हैं, हिंदी में भी सिर बोलते हैं। दूसरा जो होता है एक छोटा सा हम इसमें राउंड बॉल टाइप का बना देते हैं, इसको हम टेल बोलते हैं, हिंदी में पूंछ बोलते हैं। ठीक है, बुक में देखिए एनसीईआरटी में पूंछ लिखा गया होगा। ये टेल होता है, ये आपका हेड होता है।
ठीक है। और हॉरिजॉन्टल की बात करें, कहीं कहीं वर्टिकल भी देखोगे आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है अलग अलग दिए रहेंगे। तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा उसको हम थीटा बोलेंगे, और इसी को हम डायरेक्शन बोल रहे होंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन बोल रहे होंगे। कैसे बोलेंगे हम आगे चल के समझेंगे, बस अभी आप इतना समझिए कि ये जो थीटा होगा, ये थीटा ही आपका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। हेड जिधर आपका एरो बना रहेगा उसको हेड बोलेंगे, और जो आपका ये सर्कलर या फिर कहीं के सर्कल नहीं बनाते हैं, हम ऐसे बना के छोड़ देते हैं, हम जो है ऐसे ही बना के छोड़ देते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हेड हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, टेल हो गया। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ एक बॉल ही बनाओ तो ही आपको नजर आएगा, जरूरी कोई बात नहीं है, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। तो ये आपका हेड हो गया, ये आपका टेल हो गया। डायरेक्शन की बात हो गई। नाम अगर रखते हैं, मान लीजिए P है, Q है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, कैसे करेंगे, वेक्टर PQ। हमने कहा था ना, ऊपर एक एरो लगा देंगे। अगर मान लीजिए कि एक वेक्टर जो है ऐसे बना हुआ है, एक वेक्टर ये है, इसका मान लीजिए XY है, तो जब इसको लिखा जाएगा तो X है Y वेक्टर, इसके एरो को नहीं बदलेंगे हम, ये एरो हमेशा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो दो चीज समझिए आप, एक हेड होता है, एक टेल होता है। ये जो एक थीटा होता है इसको हम डायरेक्शन बोल रहे होते हैं। तो सिंबॉलिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए बी। ए है, ये बी है, तो ए बी को हमने ऊपर एरो लगा के लिख दिया, इसको हमने क्या बोला, वेक्टर ए बी। पढ़ा कैसे जाएगा, वेक्टर ए बी, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा, वेक्टर ए बी, वेक्टर को साथ में हम बोलेंगे, तो आपके दिमाग में तुरंत ये बनेगा कि आपका जो एरो है वो वेक्टर शो कर रहा है। ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, की वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है। कुछ चीजें इसमें और भी हैं, देखते हैं कि दे आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल कैपिटल लेटर विद एन एरो अबव इट। हमने आपसे देखिए यहां भी बताया हुआ था कि सीधे सीधे एक सिंगल लेटर से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल के तौर पे समझिए कि एक वेक्टर है, ए नाम दिया गया, तो वेक्टर ए बोला, वेक्टर बी बोला, वेक्टर पी बोला, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे बॉल नहीं बने हुए हैं, ठीक है। हमने आपसे कहा था कि जरूरी नहीं कि बॉल बनाना, आप एक सीधी लाइन खींच करके एरो बना दो, उसके बाद उसका जो नाम होगा उस नाम के ऊपर एक एरो लगाओगे, तो उसको हम बोलेंगे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर पी। ऐसे बहुत से वेक्टर, वेक्टर ए बी सी डी, जो भी आपको नाम रखना होगा रख सकते हो, या क्वांटिटी जो दिया होगा उसको आप बोलोगे, ठीक है। फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स से वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये चीजें हो रही होती हैं। अभी हम और भी चीजें समझेंगे कि ये तो हमारी वेक्टर हो गई है। वेक्टर में दो चीजें हैं, आपको पता है कि मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड होती है, और प्लस डायरेक्शन होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड को हम मॉड लगा के लिखते हैं। अगर हम इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड को लिखना है तो मॉड लगा के लिखते हैं। मॉड में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स को ही लिया जाता है। डायरेक्शन को जब लिखना होता है, हमने आपको बताया था कि जब डायरेक्शन की बात करनी होती है तो हम उसके ऊपर कैप लगाते हैं, ठीक है। एफ कैप बोलेंगे इसको, एफ कैप बोलेंगे। जहां भी कैप आइएगा समझिएगा इसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन इसके पास है। इसके पास मतलब डायरेक्शन नहीं रह गया, आपने मॉड लगा करके डायरेक्शन को हटा दिया है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर को अलग अलग तरीके से लिख रहे होते हैं। इसको जो हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो हम मान लीजिए एक वेक्टर एफ है, वेक्टर हो गया। इसको जब हम अलग अलग लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ और मल्टीप्लाई बाई एफ कैप। अब देखिए मैग्नीट्यूड अलग हो गया, डायरेक्शन अलग हो गया, इन्हीं दोनों को मिला के वेक्टर बन रहा होता है। तो अभी हम आपको जब हम यूनिट वेक्टर पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे कि इसको हम और भी कैसे इसका एप्लीकेशन हम कर रहे होते हैं। बस अभी आप इंफॉर्मेशन के लिए समझिएगा, वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन हो रही होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। सम वेक्टर क्वांटिटीज are represented by their respective symbols with arrow above it। जैसे पोजीशन वेक्टर की जब कहीं बात की जाएगी तो उसको हम स्मॉल आर से ही रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, उसके ऊपर हम वेक्टर लगा देंगे स्मॉल आर से, ठीक है, स्मॉल आर से, स्मॉल इंग्लिश वर्ड के स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे।
वेलोसिटी की बात आएगी तो स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ये सब देखिए एक हम समझने के तरीके हैं। धीरे धीरे आप कई क्वेश्चंस करेंगे तो आपके दिमाग में एक इमेज बना लेगा बार बार कि जब वेलोसिटी की बात की जाएगी मतलब स्मॉल v, जब हम पोजीशन की बात करेंगे मतलब स्मॉल r, जब हम फोर्स की, हमने देखिए आपको बताया हुआ था कि फोर्स के बारे में कि जब हम फोर्स की बात कर रहे होंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल F। ठीक है, तो जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, अभी आपको थोड़ी समझने में तकलीफ हो सकती है कि हम फोर्स को हम कुछ और क्यों नहीं बोल सकते, लेकिन एक समझने के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए हम जो है उसको कैपिटल F से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब देखिए वेक्टर को हमने समझा कि वेक्टर होता क्या है, जिसके पास मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन होते हैं। अब हम ये समझते हैं कि वेक्टर भी कुछ टाइप होते होंगे, तो हमारे जो टॉपिक है टाइप ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब इसके भी हम टाइप्स अलग अलग सब टाइप में बना रहे होते हैं, या फिर हम अलग अलग टाइप्स इसका हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन के बेसिस पे जो इसका हम टाइप्स के बारे में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो बात है पैरेलल वेक्टर, समांतर सदिश राशि। ठीक है, या समांतर सदिश बोल सकते हैं, सिर्फ क्या बोलेंगे, समांतर सदिश, समांतर सदिश। ठीक है, जो समान अंतर पे हर जगह होता है उसको बोलते हैं समांतर सदिश, जब हम वेक्टर की बात कर रहे होते हैं। तो देखिए टू वेक्टर आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर इफ दे हैव सेम डायरेक्शन। अब देखिए दो वेक्टर आपको दिया गया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिखाया गया है। देखिए इनके डायरेक्शन सेम है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में है, पी क्यू के सेम डायरेक्शन में है। तो जिस भी वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर या समांतर सदिश बोलेंगे। मान लीजिए कि हमने जो है दो फोर्स लगाया, जो है दोनों एक ही डायरेक्शन लगाया हुआ है, तो जो दोनों एक ही डायरेक्शन लगाया हुआ है, तो ये जो दोनों फोर्स होगा, F1 मान लेते हैं ये, F2 मान लेते हैं ये, तो F1 और F2 एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए ये दोनों F1 इज पैरेलल टू F2 है। बात समझ आ रही है कि जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर बोल रहे होंगे। वहीं इक्वल वेक्टर, जब बोलेंगे कि टू पैरेलल वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए वेक्टर बी लिखा गया है, तो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, सेम मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अलग अलग चीजें हो सकती हैं, सेम मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर ए, हमने कहा था ना मॉड लगा के मैग्नीट्यूड बताते हैं हम, इक्वल टू वेक्टर बी, सेम मैग्नीट्यूड। वेक्टर पी मॉड पी इक्वल टू मॉड क्यू, सेम मैग्नीट्यूड। जब हम सेम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होते हैं, मतलब सेम परिमाण की बात कर रहे होते हैं कि हमने 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया हुआ है, 10 न्यूटन का फोर्स और भी लगा दिया दूसरा फोर्स, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। सेम मतलब सेम मैग्नीट्यूड, मतलब परिमाण बराबर होना चाहिए, परिमाण समान होना चाहिए। यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हम पूरब दिशा में जा रहे हैं तो दूसरी गाड़ी भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर पूरब दिशा में ही जाती है, तो जब दोनों वेक्टर को हम लिख रहे होंगे, दोनों वेक्टर क्या बोलेंगे, हम इक्वल वेक्टर बोल रहे होंगे। इतनी बातें क्लियर है, एक बार आप मतलब रिवाइंड करके समझिएगा तो आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी, और इसका नोट जरूर है, जरूर बनाते चलिएगा। तीसरा है एंटी पैरेलल वेक्टर। सीधी सी बात है, पैरेलल का उल्टा एंटी पैरेलल, कि अगर एक वेक्टर जो है हमारा इस डायरेक्शन में है तो दूसरा वेक्टर अलग डायरेक्शन में शो करेगा। अगर मान लीजिए वेक्टर ए है ये और ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए इज एंटी पैरेलल वेक्टर बी, मतलब कि जो सदिश ए है सदिश बी का जो है एंटी पैरेलल है। ठीक है, एंटी पैरेलल है, तो जब डायरेक्शन अपोजिट रहेंगे उनको बोलेंगे एंटी पैरेलल। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल वेक्टर इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जब डायरेक्शन अपोजिट रहेगा ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर हम बोल रहे होंगे। उसके बाद नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर की बात कर लेते हैं। टू एंटी पैरेलल वेक्टर आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड। अगर
मान लीजिए कि वेक्टर ए सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी है और डायरेक्शन जो है अपोजिट है तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? निगेटिव वेक्टर। ठीक है, नकारात्मक सदिश बोलेंगे हम इसको, नकारात्मक सदिश बोलेंगे, निगेटिव वेक्टर बोल रहे होंगे हम। ठीक है, जब मैग्नीट्यूड इक्वल होगा मतलब हमने 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया और 5 न्यूटन का फोर्स हमने इधर लगा दिया, मतलब ईस्ट की तरफ लगाया और वेस्ट की तरफ लगाया। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, तो ऐसे वेक्टर हम क्या बोलेंगे? निगेटिव वेक्टर। मतलब इनका परिमाण जो होता है या ये कह सकते हैं इनका जो परिणाम होता है, परिणाम रिजल्टेंट, वो हमसे 0 हो रहा होता है। ठीक है, क्या होता है? जो इनका रिजल्टेंट होता है वो हमेशा 0 होता है। रिजल्टेंट क्या होता है बस हम आपको दूसरे या तीसरे लेक्चर में आपको समझाएंगे कि रिजल्टेंट क्या होता है। बस अभी आप ये समझिए कि डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड इक्वल, सेम मैग्नीट्यूड इक्वल एंड डायरेक्शन जो है अपोजिट यानी एंटी पैरेलल इज कॉल्ड निगेटिव वेक्टर। ठीक है, नकारात्मक सदिश। फिर होता है कोलिनियर वेक्टर। जब वेक्टर एक सेम लाइन में हो, सेम लाइन में, ठीक है, अब उसका डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है या सेम हो सकता है, लेकिन लाइन सेम होनी चाहिए। इसी लाइन में ये भी वेक्टर, इसी लाइन में एक और वेक्टर, ऐसे वेक्टर को हम कोलिनियर, ठीक है, इसको बोलते हैं कोलिनियर या फिर सहरेखीय वेक्टर जो है इसको हम बोल रहे होते हैं, यानी समान समरेखीय बोलते हैं। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे? सम। हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए समझने में तकलीफ ना हो इसलिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे समरेखी सदिश। ठीक है, जब समान रेखा में कोई वेक्टर काम कर रहा होता है या फिर रखा गया होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? समरेखीय। इसके डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकते हैं, एक डायरेक्शन यहाँ, एक डायरेक्शन ऐसे हो सकता है। ठीक है, परिमाण कैसा है वो बात की बात करेंगे हम, लेकिन अगर एक लाइन में है, समान रेखा में है, इसको हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर। उसके बाद हमारी बात आती है को इनिशियल वेक्टर। इनिशियल का मतलब क्या होता है? शुरुआत, कहां से शुरू कर रहे हैं वो इनिशियल पॉइंट होती है। ठीक है, जो इसकी प्रारंभिक बिंदु अगर कई वेक्टरों की समान होती है, मतलब उसका टेल जो होता है, टेल पूंछ वाले जो भाग होता है, पुंछ वाले जो भाग होता है, अगर वो समान होता है, एक ही पॉइंट से निकले हुए होते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से एक वेक्टर ये निकला है, यहाँ निकला है, ये वेक्टर निकल गया, ये वेक्टर निकल गया, सबका हेड इधर है, टेल जो है सबका यानी पूंछ जो है सबका एक ही पॉइंट पर है, ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? कोइनिशियल। कोइनिशियल सप्रारंभिक सदिश, समप्रारंभिक या समप्रारंभिक लिख लीजिए, समप्रारंभिक सदिश, समप्रारंभिक सदिश। ठीक है, ऐसे वेक्टर को हम समप्रारंभिक सदिश बोल रहे होंगे। अगला क्या है? को टर्मिनस वेक्टर। मतलब टर्मिनल मतलब समाप्त हो जाना, वहीं जाकर के रुक जाना। ठीक है, समाप्त हो जाना, तो जहां पे सारे वेक्टर आकर के मिल जाए, को इनिशियल क्या होता है? वहां से शुरू हो रहे थे। को टर्मिनस मतलब क्या होता है? जहां पे सारे वेक्टर आकर के मिल रहे हो, अपने आप को समाप्त कर रहे हो, उनका जो है ये पॉइंट है मिल रहा हो, शुरू नहीं हो रहे हैं। देखिए हेड इधर है, मतलब कोई वेक्टर एक जगह से निकला सीधी जा रहा है, उसका हेड उसी डायरेक्शन में है, ढेर सारे वेक्टर आकर के एक जगह मिल जाएं, ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? को टर्मिनस वेक्टर। ठीक है, लिखा भी गया है, टू आर मोर वेक्टर आर सेड टू बी द को टर्मिनस वेक्टर इफ दे हैव कॉमन टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल मतलब एक जगह आकर मिलना, एक जगह उसके आगे नहीं जाना है अपने को। ठीक है, जैसे टर्मिनल कुछ स्टेशन भी होते हैं, जैसे CST है, CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई में। तो टर्मिनस मतलब क्या होता है? वहां ट्रेन उसके आगे नहीं जाएगी अब। ठीक है, ट्रेन उसके आगे नहीं जाएगी, ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? को टर्मिनस वेक्टर बोल रहे होते हैं। ठीक है, को टर्मिनस वेक्टर। को प्लेनर वेक्टर, अगर आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा, कार्टेशियन प्लेन में दो प्लेन होते हैं, एक जैसे हम एक्स वाई की बात करें, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक प्लेन हो गया। प्लेन मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए पतला सा कोई चादर ले लीजिए, आप फैला दीजिए, या व्हाइट बोर्ड जैसे आपके क्लास में लगा होगा, व्हाइट बोर्ड के ऊपर अगर हम व्हाइट बोर्ड से ऊपर बाहर ना निकले,
जैसे इस बोर्ड के है, इस बोर्ड पे हम चिपक करके कोई काम करें, बाहर ना निकले, हमारी पूरी बॉडी इसके ऊपर एकदम मतलब चिपकी हुई रहे, जरा भी उभरी ना रहे, जरा से भी ना उभरी रहे, ऐसे जगह को हम प्लेन बोलते हैं, समतल बोलते हैं। ठीक है, प्लेन बोलते हैं, समतल, प्लेन है ये जो यहाँ प्लेन जो है आप लिख देता हूं मैं, प्लेन का मतलब होता है समतल। ठीक है, एक ही प्लेन में जब ढेर सारे वेक्टर होते हैं, मान लीजिए इसी पे हमने एक वेक्टर बनाया और दूसरा वेक्टर बनाया, तीसरा वेक्टर, बाहर कुछ ना निकला रहे, ऐसे वेक्टर को हम कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं, जहां पर सेम प्लेन की बात होती है। सबसे पहले आप प्लेन को समझ लीजिए कि प्लेन होता क्या है। जब हम किसी एक सरफेस की बात कर रहे होते हैं, उसके ऊपर कुछ भी ना रहे, ठीक है, ऐसे वेक्टर को हम प्लेन, ऐसे चीजों को हम प्लेन बोलते हैं। और अगर उसके ऊपर वेक्टर हम बनाते हैं तो ऐसे सारे वेक्टर को हम कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है नॉन कोप्लेनर वेक्टर। अब तो उससे उल्टा हो गया कि कुछ वेक्टर मान लीजिए यहाँ पे एक वेक्टर, यहाँ पे एक वेक्टर, कहीं बाहर निकल गया, कोई वेक्टर इस बोर्ड पे चिपका हुआ है, तो ऐसे वेक्टर को हम नॉन कोप्लेनर वेक्टर बोल रहे होंगे। 3D फिगर जो भी होते हैं, थ्री डायमेंशनल फिगर, अगर आप मोशन इन 2D पढ़ोगे, मोशन इन 3D पढ़ोगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू या आई जे के निकाल रहे होगे, बाकी चीजें हैं हम आगे पढ़ाएंगे आपको। जब हम 3D की बात कर रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉन कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, तो अब ये हमारा टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आज के लेक्चर में हमने आपको वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ा दिया है। टाइप ऑफ वेक्टर में हमने सारी चीजें बताई हुई हैं। एक छोटी सी टाइप और भी है टाइप ऑफ वेक्टर में कि ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट है, या फिर चलिए हम आपको इसी लेक्चर में इसको हम खत्म कर देते हैं कि उसके इफेक्ट पे कौन कौन से वेक्टर होते हैं। तो वेक्टर हैविंग अ स्ट्रेट लाइन इफेक्ट आर कॉल्ड पोलर वेक्टर। ठीक है, पोलर वेक्टर की बात कर रहे होते हैं। लिखा गया कि वेक्टर हैविंग स्ट्रेट लाइन इफेक्ट आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। वेक्टर जो एक स्ट्रेट लाइन इफेक्ट डालती है, मतलब जैसे हम वेलोसिटी की बात कर ले या डिस्प्लेसमेंट की बात कर ले, देखिए सारी चीजें रटने वाली हैं, इनका इतना भी ज्यादा आपके फिजिक्स में काम नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता रहे हैं कि पोलर वेक्टर क्या होते हैं, कि जाकर एक सीधी लाइन में ये काम कर रही होती है। ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर बोलते हैं। पोलर वेक्टर बोल रहा होता है। तो ठीक है, आज के लेक्चर में बस हम इतना ही चीज समझते हैं। अगला जो लेक्चर हमारा आएगा उसमें हम आपको वेक्टर को ऐड करना सिखाएंगे, उसका ज्योमेट्रिकल मेथड और उसका मैथमेटिकल रूप हम आपको जो है डिराइव करके दिखाएंगे। तो ये हमारी वेक्टर की बातें हो गई हैं। वेक्टर को और भी अच्छे से समझने के लिए आप एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा। डीपीपी हम आपको जल्दी ही अपलोड करा देंगे लिंक देकर के डिस्क्रिप्शन में, तो आपको डीपीपी मिल जाएगा, तो इसके कुछ क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। ठीक है, तब तक आप नोट्स बनाइए और अगला वीडियो हम आपको जल्द लेके आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे जियोमेट्रिकल मेथड से वेक्टर को ऐड करना और उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी ड्राइव कराएंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ।